अमल धवल गिर के शिखरों पर, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। प्यारे बच्चों, मैं जजावरा सर और आज हम पढ़ रहे हैं नागार्जुन की रचना बादल को गिरते देखा है। सुने। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। ये प्रकृति वर्णन है नागार्जुन के द्वारा। अमल धवल के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दूसरा बंद देखें। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। जहाँ कोमा है वहाँ थोड़ा सा रुकना है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब दूसरा देखें आगे। ऋतु बसंत का सुप्रभात था। ये चित्रांकन किया है उन्होंने बहुत अच्छा। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बाला रुण की मधु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विहरित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का वृंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे देखें। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, हिमालय की बात हो रही है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर तरल कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब आगे देखें। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर में महामेघ को झंझालिन से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। इस प्रस्तुत कविता में नागार्जुन के बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि इन्होंने इसमें, ये जो प्रकृति प्रेमी कवि हैं नागार्जुन, और नागार्जुन ने प्रकृति को अनेक रूपों में अपने काव्य में प्रकट किया है। ये एक यायावर कवि थे, मतलब घूमने फिरने वाले, इसलिए उनके काव्य में प्रकृति की चेतना का व्यापक वर्णन हुआ है। ये जो कविता भी प्रस्तुत की गई है, इसमें हिमालय पर घिरते बादलों के विभिन्न रूपों के साथ साथ उनके द्वारा संवेदित विभिन्न संदर्भों को व्यक्त किया गया है। कमल, हंस, मृग और बादल के आगमन से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। हिमालय के शिखर
शिखर मालाओं और बादलों का सुंदर दर्शनी है। संपूर्ण कविता में पावस क्षणों में मेघ की सुरम्य छवियों का वर्णन है और भाषा में चित्रात्मकता है। अब मैं आपको इस पूरी कविता का थोड़ा सा अर्थ अच्छे से समझा देता हूँ। नागार्जुन ने इस कविता में हिमालय के शिखर पर जाकर वहाँ के पर्वतों को और वहाँ की सुंदरता को देखा और उस वहाँ की सुंदरता को उन्होंने वर्णन किया और कहते हैं कि अमल धवल गिरी पर, अर्थात शांत साफ सुथरे सफ़ेद गिरी मतलब पर्वत, जो कि हिमालय की में बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ जो पर्वत जो हैं, उन पर कवि ने बादल को गिरते देखा है और उन वहाँ पर छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को, बर्फ़ की छोटे छोटे कणों को मानसरोवर के ऊपर जो कमल खिले होते हैं, तालाब के ऊपर जो कमल खिले होते हैं, उन कमलों के ऊपर उन बर्फ़ की छोटी छोटी बूंदों को उन्होंने गिरते हुए देखा है। आगे कहते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, अर्थात जो जहाँ कोई पहुँच नहीं पाता ऐसा स्थान को हम तुंग कहते हैं। तो इस दुर्गम हिमालय के कंधों पर या ऊपर छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं और उनके श्यामल मतलब काले नीले रंग के जो पानी है उस पर कई अनेक अलग अलग देशों से पक्षी आकर वहाँ पर अपना भोजन तलाशते हैं, कीड़े मकोड़े खाने के लिए आते हैं और उनको वहाँ खोजते रहते हैं। और खोजने के लिए जब वो इधर उधर तालाबों में तैरते हैं तो उनको तैरते हुए कवि ने देखा है। उसके बाद एक सुंदर सुबह का वर्णन किया है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, अर्थात बसंत ऋतु का पहला दिन था, पहला समय था। हल्की हल्की हवाएं बह रही थी और सुबालारुण मतलब सुबह की पहली किरणें की जो नरम नरम किरणें होती है वो निकल के आ गई थी और उन किरणों से पीली पीली रोशनी से आसपास के जो सफ़ेद और नीले पहाड़ियाँ थी वो चमक रही थी, स्वर्णाभ हो गई थी, सोने जैसी चमक रही थी। एक दूसरे से जो अलग हो गई थी और अलग अलग रह रही थी, उनको एक दूसरे का इंतज़ार करना पड़ रहा था। और उसी प्रकार से उस बसंत ऋतु में चकवा और चकई भी का क्रंदन भी शुरू हो जाता है। और जब ये बसंत ऋतु आता है तो दोनों के मिलन को भी इन्होंने, चकवा और चकई के मिलन को भी उन तालाबों और नदियों के किनारे होते हुए देखा है। आगे कहते हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, अर्थात ऐसी बर्फानी बड़ी बड़ी बर्फी घाटियों में हजारों शत सहस्त्र सौ हजार फुट ऊंचाई पर अपनी ही नाभि से उठने वाले निज के ही उत्मादक परिमल से, अर्थात जो कस्तूरी मृग होता है उसके नाभि में जो कस्तूरी होता है उस कस्तूरी से उठने वाली खुशबू को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे भागने वाला कस्तूरी मृग जब अपने ही ऊपर चिरता है तो उसको कवि ने देखा है। आगे कवि कहते हैं नागार्जुन जी कि इन सब की तुलना अगर इनसे भी की जाए कि इनसे धनपति कुबेर से की जाए या उनकी अलका नगरी से की जाए, कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल से की जाए या मेघदूत से की जाए तो वो सब इनसे पीछे है। और जिनको तो मैंने देखा नहीं है पर इन सबको धनपति कुबेर अलका को, अर्थात बादलों को एक दूसरों से, पहाड़ों को बादलों से टकराते हुए कवि ने देखा है। इस प्रकार से ये नागार्जुन का पाठ बहुत सुंदर था। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ने वाले हैं वीरों का कैसा हो बसंत। ये बहुत सुंदर गीत है, इसको पढ़कर आपको आनंद आएगा, इसलिए इंतजार कीजिए और इस चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे रोज़ाना नए नए वीडियो आते रहें, आप भी सीखते रहें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करते रहें ताकि हिंदी पढ़ने में हमें कोई तकलीफ़ ना आए और हम मनोरंजन के साथ और गाने के साथ हिंदी को सीख सकें, कविताओं को गा सकें।